हम लोग पढ़ते हैं आपके सिलेबस का, इसका क्या नाम है आपका, त्रिभुज या ट्रायंगल। डालिए त्रिभुज, यह भी इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न आते हैं। अब पहला प्रश्न उठता है त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए समझिएगा ज्यादा और लिखिएगा कम, क्योंकि लिखा हुआ हर किताब में मिल जाएगी, हर नोट्स में मिल जाएगा। कि समझना है तो बेहतर होगा कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे अहम भूमिका ये होती है। त्रिभुज किसे कहते हैं, कोई बताएगा? हाँ, तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज का डिफिनेशन किसी परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन इसको समझते रहिएगा किसे कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब सुनिएगा इसकी विशेषताएं। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। कौन कौन भुजाएं? देखिए ए बी, बी सी, सी ए। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण, ए बी सी ए, सी ए बी, तीन कोण। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष कौन? शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। तो क्या क्या मिला हमें? एक त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं, तीनों अंतः कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए और आगे बढ़ा जाए। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अगर बड़ी नहीं है तो त्रिभुज परिभाषा में नहीं आएगा। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक, समझ में आया आप लोग को? चलिए और आगे देखते हैं। त्रिभुज कि जिस त्रिभुज का कोण छोटा होता है उसके सामने की भुजा छोटी होती है। जिस त्रिभुज का कोण बड़ा होता है उसके सामने की भुजा बड़ी होती है। समझ में आप लोग को? जैसे ए बी सी, यह त्रिभुज हो गया। अगर यह कोण बड़ा है तो सामने का भुजा क्या होगी? यह कोण छोटी, सामने कोण क्या होगा? भुजा। ये समझिए, पूछा क्वेश्चन है रिपीटेड का। जो जिस त्रिभुज का कोण बड़ा होता है उसके सामने की भुजा बड़ी होती है। जिसका कोण छोटा होता है उसके सामने भुजा छोटी होती है। इसका विपरीत हम कह सकते हैं, जो त्रिभुज का जो भुजा छोटी होती है उसके सामने कोण छोटा, बड़े भुजा का सामने का कोण बड़ा होता है। समझ में आ रहा आप लोग को? समझ में इतना कॉन्सेप्ट? तो ये था त्रिभुज का छोटा सा डिफिनेशन के अंतर्गत जो इसकी विशेषताएं और इसके लक्षण। हमने क्या क्या सीखा त्रिभुज में? त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति होती है। एक त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। और दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती है। त्रिभुज के जो कोण छोटा होता है उसके सामने की भुजा छोटी होती है। जो कोण बड़ा होता है उसके सामने की भुजा बड़ी होती है। ये समझ में आ गया आप लोग को? ये अर्थात त्रिभुज के लक्षण। क्या थे? त्रिभुज के लक्षण। अब अध्ययन के दृष्टिकोण से त्रिभुज को पहले दो भागों में बांटा गया है, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। टाइप्स ऑफ एंगल और टाइप्स ऑफ आर्म्स। भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। फिर आते हैं भुजा के आधार पर। फिर भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है और कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। माने भी हम लोगों ने क्या पढ़ा? त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शीर्ष। और यहाँ भी आ गया भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है और कोण के भी आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। लिखा जाए इसको मिटा देना। ये हो गया हमारा त्रिभुज। त्रिभुज कितनी प्रकार की होती है? तीन तीन प्रकार की। अकॉर्डिंग टू किसके? यहां हम लोग लिखते हैं भुजा के आधार पर। यहां क्या होगा आपका? कोण के आधार पर। फिर प्रश्न उठता है
भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? भुजा के आधार पर भी हमने बताया था त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक तो होते हैं समबाहु, हमें लग रहा है आप लोग को पढ़ाए हैं क्या? हाँ, समबाहु त्रिभुज पढ़ लीजिए, आपका सिलेबस में है। क्या नाम उनका? समबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु, फिर आते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण। दूसरा होता है आपका समकोण, फिर अगला क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। तो हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार। भुजा के आधार पर कौन कौन? समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6। 2 प्रकार के हो गए, लेकिन प्रत्येक को 3-3 भागों में बांटा गया अध्ययन के दृष्टिकोण से। अब अलग अलग तीनों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हेडिंग बनाइएगा आप लोग, समबाहु त्रिभुज, और प्रयास करिए सुन लीजिए, घर पे जाके वीडियो देख के नोट्स बना लीजिएगा। अगर ऐसा कर सकते हो तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा कर लेंगे आप लोग तो मैं जल्दी समझा पाऊंगा, लिखवाने समय टूटता है। मैं सब चीज समझा दूं, अगर घर पे आप वीडियो देख के यूट्यूब से बना लेंगे मेरा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो लिखते चलिए, दोनों के साथ काम करें जैसा आपको उचित लगे। चलिए अब पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज। हिंट डालेंगे समबाहु त्रिभुज, इसके बारे में सुन लीजिए। इसके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है त्रिभुज कैसा है। नाम से स्पष्ट हो जा रहा है त्रिभुज कैसा है। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, माने ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो, उसे कौन सा कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बस हो गया एक लाइन में। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। नाम से स्पष्ट, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, माने ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में, समझे से इस तरह से बनेगा। नहीं बन पा रहा है, ऐसे बनेगा समबाहु त्रिभुज। इसका डायग्राम देख लीजिए कैसे बनेगा। ABC, यह समबाहु त्रिभुज है। ठीक, इसमें कट किया गया है। इसका मतलब समझते हैं आप? ये बता रहा है कि तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर। ठीक, एक लाइन इसमें लिखने योग्य और समझने योग्य दोनों है। किसी भी समबाहु त्रिभुज के, किसी भी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब, किसी भी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब क्या करता है? इसके आधार को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित, माने 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर इसकी लंबाई 10 सेमी थी तो 5 और 5 कर देगा, माने 2 बराबर भागों में बांट देगा। 20 रुपया 10-10, 30 रुपया 15-15, समद्विभाजित माने 2 बराबर भागों में बांट देना, डिवाइड कर देना। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। जैसे यदि एक भुजा की लंबाई माना a है तो ये भी क्या होगी? a होगी, ये भी क्या होगी? माने तीनों भुजाएं क्या होंगी? a होंगी। और लेकिन समद्विभाजित करने का मतलब हो जाएगा ये a/2 और ये भी a/, और ये पूरा तो a था, पूरा क्या था ये a, लेकिन क्या करेगा? a/2 और a/2 में बदल देगा। मतलब कहने का, अगर इसकी एक भुजा 10 है तो समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई 10-10 होगी। ठीक, और समद्विभाजित करने का मतलब 5-5 में डिवाइड कर देगा। और इसी को जब हम जोड़ देंगे रेखा को, यही हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसे यश से प्रदर्शित करते हैं। अब ये 2 कोण त्रिभुज बना देगा, 2 त्रिभुज बना देगा। इस त्रिभुज का भी योग 180 अंश होगा, कोण का, इस त्रिभुज के कोण का भी योग 180 अंश होगा। ये नहीं है कि ये बना गया तो इसका आधा है। समझ में आ रहा है ना आपको? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है ना समझने में?
मतलब शीर्ष से डाला गया लंब इसके आधार को सम द्विभाजित, सम माने बराबर, द्वि माने दो, विभाजित माने बांटना, माने दो बराबर भागों में बांट देता है। समझ में आ रहा है? समझ में आगे बढ़ा जाए। एक बात और सुन लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसके सभी कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था त्रिभुज की विशेषता, छोटी कोण सामने भुजा छोटी, बड़ी कोण सामने भुजा बड़ी, यदि सभी भुजा बराबर है इसका मतलब सभी कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो इसके सभी कोण आपस में क्या होंगे? 60-60 अंश के होंगे। सिलेबस में आपके 60-60 अंश के तीनों कोण होंगे, 60-60-60, इसका मतलब तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा और प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा है? आ गया? चलिए अब अगली वीडियो में लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, माने ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये सबसे पता चल जा रहा है क्या कह रहा है। इसकी मेन चीज है विशेषता जानना, इसके डायग्राम को समझना और पकड़ना। ये हो गया एक त्रिभुज, इसको कहते थे समद्विबाहु त्रिभुज। कहीं समद्विबाहु त्रिभुज की कैसी विशेषता क्या है इसकी? दो लाइन पे एक क्रॉस, इस पे दो क्रॉस। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? क्या ये दोनों आपस में बराबर है और ये डिफरेंट है। ठीक, इसकी विशेषता सुन लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब जो दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वह जो कोण का निर्माण करती हैं वह दोनों कोण भी बराबर होंगे। अगर AC और BC भुजा आपस में बराबर है तो CAB या CAB और ABC दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कहने का मतलब क्या है? यह कोण और यह कोण भी आपस में बराबर होंगे। देख लीजिएगा, जहां पे दोनों बराबर भुजाएं आपस में मिलती हैं तीसरी भुजा पे, उनसे जो कोण बनता है वह दोनों कोण की लंबाई भी आपस में बराबर या समान होती है। ठीक, एक कंडीशन और भी होती है भाई, यदि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से उसके आधार पर लंब डाला जाए तो क्या करेगी? वह इसके आधार को समद्विभाजित करेगी। जैसे अगर यह भुजा A हो गई, यह भुजा A और ये B है, तो ये हो जाएगा B/2 और B/2। माने क्या करेगा? उसको आधा करेगा। डिवाइड करना माने बराबर भागों में बांटना, माने इसको डिवाइड बाई 2। समझ में आ रहा है आप लोग को? जब दोनों भुजा बराबर है, दोनों कोण बराबर है। अगर ये छोटी भुजा छोटा कोण छोटी भुजा, बड़ा कोण बड़ी भुजा। समझ में आ रहा है समद्विबाहु त्रिभुज? किसी कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है ना? और आगे बढ़े। डायग्राम मेन है डायग्राम, वह जिसको समझ में आ गया बाकी डिफिनेशन अपने आप बन जाएगा। मैं याद थोड़ी करता हूं, डायग्राम समझ में आ गया, बात खत्म। हो सकता मैं भी याद किया होता, क्या पता आज हमको भी भूल गया होता। और सबसे सरल गणित होती है, गणित सरल कोई सब्जेक्ट नहीं है ना। और चीज को रट्टा मानना पड़ता है, इसको रट्टा नहीं मानने पर समझ के बस हो गया। संस्कृत में क्या होता है? राम है राम है, पता नहीं किसी को याद कर रट्टा मानना पड़ेगा, रट्टो नहीं मानना है। हाँ अच्छा, आसान है ना? उसमें पता नहीं, अब जैसे गणित में एक फॉर्मूला पढ़ तो जितने क्वेश्चन लग जाएगा, उसमें स्त्रीलिंग तो कुछ और, पुल्लिंग हुआ तो और, नपुंसकलिंग कुछ और, सहते साते ता ऐसे सब है ना। अहम अवाम अयम। चलिए हाँ अच्छा, लेकिन हमको याद थोड़ी ना। चलिए आते हैं अब हम लोग देखेंगे एक तीसरा वजह है कोण के आधार पर। वो कौन सा है? विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा है? विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज नाम से स्पष्ट, विषम माने विपरीत, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ABC 1 2 3, यह विषमबाहु त्रिभुज। समझ में आ रहा आप लोग को ना? गणित सरल है, स्वीकार के लिए गणित सरल है
और सबसे सरल है रेखागणी। अब विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, बस बात खत्म हो गया। एक चीज मैं भूल गया, उसको साथ में हम लोग को लिखवा देना चाहिए था, गलती हो गई। चलिए गलती हो गई, भूल गए ना, फॉरगेटिंग इज द ह्यूमन नेचर, भूलना मनुष्य का स्वभाव है। इसी समय में इसका फार्मूला लिखवाते चलना चाहिए था, क्षेत्रफल का और परिमाप का ना। चलिए लिखवा दे रहा, अभी कौन सा दिक्कत हुआ है, पहले विषम बाहु का लिख लेते हैं। जैसे किसी भी आकृति का परिमाप निकालना सबसे आसान होता है, पेरीमीटर। किसी भी आकृति का परिमाप निकालना सबसे आसान होता है गणित में। किसमें? गणित में। परिमाप का मतलब क्या होता है, जितना भुजा दिया गया है उन सभी भुजाओं का योग कर दीजिए। अगर इस व्हाइट बोर्ड का अगर आपको परिमाप निकालना, क्या करिए कि चारों भुजाओं का योग कर दीजिए। त्रिभुज है, तीनों भुजाओं का, अगर विषम बाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप निकालना है, इसकी भुजा ए है, ये बी है, सी है, मान लीजिए इसकी तीनों भुजाएं क्रमशः ए बी सी है, तो इसका परिमाप क्या होगा, ए धन बी धन सी, बस जो आएगा परिमाप। जैसे 6 सेमी 7 सेमी 8 सेमी भुजा का कोई त्रिभुज है, उसका अगर परिमाप पूछेगा तो 6 7 7 6 13 और 13 8 21, इसका परिमाप 21 हो गया। माने किसी भी आकृति का, चाहे जो भी आकृति हो, उसके तीनों भुजाओं का जो योग हो, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग होगा वही परिमाप। और जो भी आकृति का पूछे परिमाप, उसकी जितनी भुजा दी गई है सभी का योग कर दीजिए, परिमाप आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब इसका परिमाप तो निकल गया। परिमाप क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर ए धन बी धन सी। तीनों भुजाएं लंबाई डिफरेंट डिफरेंट, एक ए हो गई, एक बी हो गई, एक। अब लिखना है इसका क्षेत्रफल। क्या लिखना है? क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखना है? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, पहले इसमें पहले इसमें हम लोग निकालेंगे अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होगा? परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप को लिखेंगे यस से। किसे प्रतीत करेंगे? यस फॉर सन, सन माने सूरज। यस अर्ध परिमाप हो गया। अब ये हो जाएगा ए धन बी धन सी का बटा 2। अब जो प्राप्त होगा बराबर क्या होगा? यस प्राप्त होगा भाई। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, अर्ध परिमाप हो गया, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज का सूत्र जो बनेगा अब वो ये बनेगा, कर्ण में यस, फिर यस माइनस ए, फिर कोष्टक में यस माइनस बी, फिर कोष्टक में यस माइनस सी। माने कर्णी के अंदर पहले यस लिख देंगे, फिर कोष्टक में यस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में यस माइनस बी, तीसरे कोष्टक में यस माइनस, और कोष्टक में कोई चिन्ह नहीं दिया, गुणा मानेंगे। ये क्षेत्रफल का सूत्र है ये पूरा। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, चलिए बहुत बड़ी बात है, समझ में तो आ रहा है। आगे बढ़ा जाए। सूरज के लिए आ जाए, हो गया। अब उसका भी लिखिएगा, समबाहु त्रिभुज का भी लिख लीजिएगा। लिखिएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर ए माने भुजा लिख दे। चलिए भुजा कर्णी में 3/2, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं a√3/2। ए माने भुजा, एक कर्णी में 3/2 या भुजा कर्णी में 3/2। अच्छा, फल बराबर ए स्क्वायर कर्णी में 3/4 अथवा भुजा स्क्वायर कर्णी में 3/4। मतलब वही है दोनों का। ए से निरूपित कर दिया, भुजा लिख दिए हैं। ए को साइड यस भी लिख सकते हैं, साइड।
वही है, सेम चीज है दोनों। अब इसको डिफाइन करेंगे कैसे आया। समबाहु, समबाबू, वही बाबू कहिए, बाहु कहिए। साफ करें। अच्छा एक ठोर बचा है, ये लिख दें। एक ठोर बचा है क्या? समद्विबाहु का क्षेत्र लिखिएगा। बनाने में टाइम लगेगा ना, इलाज एक दिन समझा देंगे। अभी पूरा साफ करना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड, इतना बढ़िया लिखा गया है, चल रहा टॉपिक, इसीलिए एक वीडियो ही बना देंगे अलग से। अरे बता ही देते, चलिए जब पूछ ही दिए तब देख लीजिए। इसको मिटा दें। हाँ, यही वाला समझा रहे कैसे आया, यही पूछना चाह रही है ना आप? बता देते हैं, लास्ट में बता देते हैं, इरेज करके बता देंगे आपको। पहले देख लीजिए, अगला एक और बचा है, वो होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई समद्विबाहु का भी होगा, इस समकोण त्रिभुज का भी होगा। बता, एक वीडियो अलग से बना देते हैं उसका, ये लोग भी देख लेंगे और आप भी देख लीजिएगा। ये हो गया, समझ में आ गया? चलिए, और परिमाप तो पता ही है ना। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है तो जिससे पूछे वही बताएगा, तो उसका परिमाप क्या होगा? इस समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेमी है तो उसका परिमाप क्या होगा? आप बताइएगा पीछे। हाँ, आप ही तो पूछ रहे हैं। हाँ, कितना होगा? अरे 36 होगा, 12 + 12 + 12 या 12 × 3 = 36। तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर होती है, तो इसको मतलब गुणे कर सकते हैं 3 × ए माने भुजा साइड, तो 12 × 3 = 36। चलिए अब आते हैं हम लोग न्यून कोण त्रिभुज पे, इसको समझ लेते हैं फिर आते हैं वापस। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण 90 अंश से कम और 0 अंश से अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। माने ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तीनों कोण माने प्रत्येक कोण 90 अंश से कम अथवा न्यून कोण हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब इसके बारे में और देख लिया जाए, न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। कहां से लिखती है? अब इसका वो डिफिनेशन वो लिख लिया जाए। पहले क्या कहते हैं? एग्जाम्पल, महत्वपूर्ण होता है एग्जाम्पल। लिखिएगा ABC 60 अंश, 60 अंश और 60 अंश। एक एग्जाम्पल ये लिख लीजिए, एक ठो लिखिएगा। सत्तर, 70, 40। साठ, 80, 40। ABC एक 60 अंश, 80 अंश, 40 अंश। अब हम लोग देख रहे हैं तीनों कोण क्या है? न्यून कोण है। देखा आपको? हाँ, ये 60 60 60, 70 70 40, 40 60 80, सभी कोण 90 अंश से कम है। इसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक,
अब कुछ इसमें और दिख रहा है, देखिए क्या दिख रहा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें एक चीज और दिखाई दिया। हाँ, दिमाग तेज लगाया आपने। इसका मतलब ये कह सकते हैं, ये देखिए तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण भी बराबर है, इसके दो कोण बराबर है और दो भुजा बराबर है, इसकी तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है, तीनों कोण भी अलग अलग है, ठीक। लेकिन सभी क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। तो हम कह सकते हैं एक न्यून कोण त्रिभुज, एक न्यून कोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, तीनों में से कोई एक हो सकता है। बात समझ रहे हैं? एक न्यून कोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, कोई न कोई जरूर होगा। समझ में आ गया आप लोग को? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हो गया ना? और आगे बढ़े अब? समझ में आ गया? बड़ी सरल है ना? चलिए और आगे बढ़ा जाए, जब तक लोग कहिएगा नहीं तब तक समझाते रहेंगे। और अब देखिए समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो तथा अन्य दोनों कोणों का योग भी 90 अंश हो, ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो तो अन्य दोनों कोणों का योग 90 अंश हो, नब्बे 50 40। चलिए अब देखिए इसमें भी कुछ दिखाई देगा। समकोण त्रिभुज में यह 90 अंश के जो सामने की भुजा होती है समकोण को, उसे हमेशा कर्ण कहते हैं। कर्ण माने कान, इसके नामकरण होते हैं। नामकरण जानते हैं ना आप लोग? जैसे यहां पे अगर है, अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका नामकरण जानते हैं? कैसे याद करते हैं? ये जो लंबा वाला है क्या कहेंगे? इसको लंब कहेंगे। और जो सोया हुआ है लंब के ऊपर कुंभकर्ण की तरह 6 महीना सोता 6 महीना जगता है, इसको क्या कहते हैं? कर्ण। किस पे सोता है? बिस्तर पे सोया है, इसे कहते हैं बेस, आधार। तो एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? ये होता है, ये हो गया समकोण। समकोण त्रिभुज के ठीक सामने कान लगा के सुनने वाला कौन है? कर्ण। और लंबा वाला लंब, और जिसपे दोनों आके अटके हुए उसे क्या कहते हैं? आधार या बेस कहते हैं। ठीक है। और एक पाइथागोरस प्रमेय भी है समकोण त्रिभुज का, कर्ण के वर्गों का योग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। माने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। माने कर्ण का जो वर्ग, कर्ण पे बना वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के बने भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये समझ में आ गया? अब हम लोग को कुछ देखना था। और समकोण त्रिभुज की एक विशेषता और होती है, इसका एक भुजा की लंबाई सबसे अलग होती है, सबसे ज्यादा होती है, मतलब इन दोनों भुजाओं की अपेक्षा। अगर ये ए है तो ए कड़ी में 2 हो जाएगा। तो यहां हम लोग देखते हैं एक समकोण त्रिभुज कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। क्या क्या हो सकता है? समद्विबाहु और विषमबाहु। यहां दिख रहा है 90 90 45 45। ये देखिए 90 40 45। तो हम ये कह सकते हैं एक समकोण त्रिभुज कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। जब भी होगा समद्विबाहु होगा अथवा विषमबाहु ही हो पाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा समझ में? हाँ, आप लोग को, आपको आ रहा है? चलिए ये हो गया। चलिए और आगे बढ़ा जाए। इसको साफ कह रहे हैं। इसका भी लिख लीजिए, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है?
पहले वो लिख लीजिए, कर्ण वाला लिख लीजिए पहले। एक काम करिए, कुछ और, 1 सेकंड और रुक जाइए, तब लिखिए। 1 सेकंड और रुक जाइए। देख लीजिए, जैसे ये हो गया आपका त्रिभुज, क्या हो गया? इसका नाम क्या है? लंब, इसका नाम आधार, इसका नाम। अगर ये आपकी 4 सेमी है, ये 3 सेमी है, तो क्या करेंगे? देखिए, इस पे वर्ग बना देंगे। वर्ग बन गया। 3 का स्क्वायर, ये भी इस पे वर्ग बना दिए। कितना हो गया ये देखिए, इसके भुजा पे बना वर्ग, इस पे बना वर्ग। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग क्या होगा? अब इसका देखिए बनाया जाए। अब यहां क्या देखते हैं, कैसे? अब देखिए, यहां पे आया आपका 16, यहां पे आया 9, यहां पे आया 25। हमें ज्ञात क्या हुआ कि यही है पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? कर्ण पे बने, मतलब कर्ण के वर्ग पर, कर्ण पे बना वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर की 16, 9, 25। इसमें 25 खाना है, इसमें 16 खाना, इसमें 9 खाना। इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखा आप लोग के, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर कर्ण का वर्ग है। ये अगर भुजा 4 या 3 है तो कितनी आई? 5। दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिखा? दिख रहा है ना? हाँ, चलिए इसको इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस। और जब कर्ण निकालना होगा तो कर्ण में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। केवल कर्ण ज्ञात करना हो, और बाकी इधर पक्षांतर करना तो जानते ही आप लोग, या तो कभी आएगा यदा कदा तो बता देंगे। ये इतना जानते रहिएगा, ये इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस समझ में आया इतना? ये और एक दो लिखवा दें, लिख लीजिए भैया, नहीं तो आप लोग गालियों दीजिएगा कि हमको नहीं समझ में आया ना। अगर आपको केवल कर्ण निकालना होगा तो क्या करेंगे? कर्ण हो जाएगा। देखिए, केवल कर्ण निकालना हुआ तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, माने कर्ण बराबर लिखेंगे दोनों पक्षों का रूट लेने, अंडर रूट हो जाएगा। इतना जानते हैं ना आप लोग। और अगर केवल लंब निकालना हुआ, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर घटा देंगे कर्ण करके, या आधार, अगर आधार निकालना हो तो आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और दोनों पक्षों का मूल ले लेंगे, दोनों कर्ण में आ जाएंगे। हो गया? इसको साफ किया जाए, सफाई अभियान लगा दिया जाए। समझ में आ गया? अगर कहीं दिक्कत तो पूछ लीजिएगा, जब तक आप कहने दे गणित बहुत सरल है तब तक पूछिएगा। समझ में आया? आप लोग को आया समझ में ना? चलिए, अब एक ठो बच्चा है अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, कोष्टक में 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम अधिक कोण हो, तो अन्य दोनों कोणों का योग न्यून कोण हो, ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। डिफिनेशन नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल ही में महत्वपूर्ण है इसमें। जी बताएं। हाँ, उसका सूत्र नहीं है ना, जिसमें रहेगा उसी को लिखाएंगे ना। समकोण का ही है, उसमें नहीं है। कौन बनाया था ना? बना बना के सब लोग चले गए, याद हम लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन अच्छी चीजें बना गए। ये हो गया, ये हो गया आपका 120 अंश का, ये 30 अंश का, ये हो गया, ये भी हो गया 30 अंश का। ये हो गया अधिक कोण। एक कोण क्या है? 90 से अधिक है, और दो कोणों का योग।
ABC, ये हो गया आपका 110 अंश, ये हो गया 50 अंश, ये हो गया 30। हो गया, समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया होगा। अब समझ में नहीं आएगा तो इससे सरल नहीं पढ़ाया जा सकता, समझाया जा सकता। इसके लिए हमको प्रैक्टिकल करा के सिखाना पड़ेगा, तो बना बना के। जैसे एक आपके इस बार जुड़ा भी है आपके सिलेबस में भी, प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगशाला विधि, शिक्षण विधि है आपकी गणित में। तो हम लोग ये देखा, ये 120 अंश है, 30 और ये 30, माने दो भुजाएं भी बराबर हो गई, दो कोण बराबर है। इसकी क्या है, तीनों कोण अलग अलग, तीनों भुजाएं अलग अलग। हम ये कह सकते हैं एक अधिक कोण त्रिभुज कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। क्या क्या हो सकता है, समद्विबाहु और विषमबाहु। बस ये थे त्रिभुज के इतने से कॉन्सेप्ट। अगर आपको नहीं समझ में आया हो फिर आप पुनः पूछ सकते हैं। किसी को यहां तक समस्या हो तो जितनी बार पूछेगा उतनी बार हम बताएंगे। अगर यहां कोई समस्या अगर आपको आती है, पूरा कहीं से भी, जिसको भी समस्या आती है वो पूछ सकते हैं। किसकी? अधिक कोण की। वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, मतलब 90 अंश से ज्यादा हो, तो अन्य दोनों कोणों का योग न्यून कोण हो, ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और किसी को दिक्कत नहीं है? का योग न्यून कोण हो, माने 90 अंश से कम होना चाहिए। और तीनों अंतर कोणों का 180 अंश होगा, तो आपको पहले ही पता है। और आप लोग भी लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और नोट्स उपलब्ध हो गए हैं, गणित के भी नोट्स उपलब्ध हो गए हैं, पूरी तरह से बन के तैयार हैं। आप लेते हैं, अच्छा किया आपने। लगभग गणित के भी नोट्स बन के तैयार है, ई लर्निंग में दुर्गेश का। हाँ, आप लोग को नहीं मिलेगा ना, जो ऑनलाइन है बोले उनको मिलेगा। आप लोग तो यही घर के हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना? आपको ड्यूरेशन फिक्स करना था, अगले वीडियो में बता देना।